चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया। ओके, लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए थे and we have seen कि electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the relationship between electrical and chemical energy. ठीक है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में कैसे रिलेटेड है, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और अपन देखे थे कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और दोनों सेल में डिफरेंस क्या था, दोनों में ही रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन का भी बेसिक देखे थे कि क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो, कि उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला है, बस अंतर क्या है कि अगर वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग बीकर में होता है, सेपरेट बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेपरेट बीकर में रिडक्शन हो रहा है, तो उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और ये अपने आप होता है, ये आपके रिएक्शंस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, वो खुद पे खुद होंगे, आपको कुछ एनर्जी बाहर से देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे रिएक्शन जो खुद हो जाए, आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है बाहर से, है ना, वो आपके कहलाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब वहां पे ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और इस तरफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होगा, अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे हम प्रॉपर एक बीकर लेंगे, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे, दोस टू इलेक्ट्रोड्स विल बी कनेक्टेड टू अ बैटरी, अ डीसी सोर्स, है ना, जो कांस्टेंट करंट सप्लाई करे। वो डीसी सोर्स ही होगा, बिकॉज एसी तो आपका एक अल्टरनेटिंग करंट होता है जो कांस्टेंट सोर्स अप्लाई नहीं करता है, बट डीसी सोर्स एक कांस्टेंट सोर्स या कांस्टेंट करंट आपको प्रोवाइड करेगा। इसलिए डीसी बैटरी लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दैट इलेक्ट्रोड विल बी नोन एज एनोड, और जो इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा दैट विल बी नोन एज कैथोड। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल देखा था, एक बीकर बनाए थे, राइट, उसमें हमने इलेक्ट्रोड ली थी, नेगेटिव टर्मिनल, तो दिस विल बी एनोड एंड दिस विल बी कैथोड। ठीक है, अगर मैं मोल्टन NaCl लेता हूं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है हमें। बेसिकली हमने इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखा था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, इट वाज द डिकम्पोजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। आप एक इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हो, राइट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आप मोल्टन NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जितना भी Na पॉजिटिव है वो जाएगा आपके कैथोड के पास, और जितना भी Cl नेगेटिव है वो जाएगा आपके एनोड के पास। ये मैकेनिज्म था, राइट। जितना भी Na पॉजिटिव यानी कि कैट आयन है, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एन आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। अब इनकी टेंडेंसी क्या होती है, हमने पढ़ा था एक आयनाइजेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपके कैट आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे, एन आयंस एनोड की तरफ जाएंगे, और वहां जाके ये न्यूट्रल बन जाएंगे। न्यूट्रल बनने का मतलब अपने चार्ज को ये लूज कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसी को डिस्चार्ज बोलेंगे ना। अभी ये दोनों चार्ज हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोड्स में जाके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपना चार्ज लूज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। वो भी कैसे करेंगे, Na पॉजिटिव जाके क्या करेगा, तो अपने ये चार्ज लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लूज किया हुआ है। Na पॉजिटिव कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये जाएगा कैथोड के पास, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो जाएगा। और वैसे ही क्लोराइड जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, क्या है ये प्रोसेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बताया था ना AOCR करके,
कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड में रिडक्शन। ठीक है, ये आपका एनोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोराइड जाके एनोड में ऑक्सीडाइज हो रहा है और Na पॉजिटिव कैथोड में जाके रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से डिस्चार्ज होगी। इसको मैंने क्या कहा था, प्राइमरी चेंज, याद है ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी चेंज। इसी को प्राइमरी चेंज बोलते हैं, जहां पे एक आयन अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस चेंज इज नोन एज प्राइमरी चेंज। और सेकेंडरी चेंज मैंने क्या बोला था कि अब ये क्लोरीन अकेले रहेगा नहीं, तो ये एक और क्लोरीन को खोजेगा अपने जैसे और Cl2 गैस बन जाएगा। दैट विल बी द सेकेंडरी चेंज। ये दो टाइप के चेंज आपके इलेक्ट्रोलिसिस में होते हैं। क्लियर है, यहां तक हमने देखा था। ठीक है, आज हम ना इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट देखने वाले हैं। माइकल फैराडे ने इसकी स्टडी की थी एंड गिव टू लॉज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। दे वर नेम्ड एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो हेडिंग डालना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें हाँ बोलो। कैथोड से एनोड में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, हाँ क्योंकि कैथोड में रिडक्शन होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसे इस प्रोसेस के बीच में हम टर्मिनल चेंज करें दोनों के, तो हाँ तो ऐसे उसका रूल चेंज हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक्चुअली हम जब एक सेकेंडरी बैटरी लेते हैं ना, जो जिसमें आप रिचार्ज भी कर सकते हो, वहां यही करते हैं, उल्टा कर देते हैं। हाँ बीच में नहीं, मतलब उसके डिस्चार्ज होने के बाद चार्जिंग प्रोसेस ऑपोजिट होता है। अभी बात करके नंबर को बाद में। हाँ चलो हैंड डाल लो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसमें फर्स्ट लॉ लिखना, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में देखो क्लोरीन तो गैस है, वो तो बन के उड़ जाएगी, यहां से आपको क्लोरीन गैस बाहर आती हुई नजर आएगी, राइट। बट ये जो सोडियम है, ये जाके आपके कैथोड में डिपॉजिट होना चालू करेगा, चिपकना चालू करेगा। डिस्चार्ज हो रहा है, Na जाके वहां पे चिपकेगा, Na पॉजिटिव चिपक के Na बन जाएगा, राइट। मतलब वो जाके उसमें डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो कितना Na डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे Na डिपॉजिट हो रहा है ना, तो सम मास ऑफ Na विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, राइट। तो कितना मास ऑफ Na डिपॉजिट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या लगता है, इसके चार्ज को। और कुछ, जितना डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ये रिएक्शन चलता रहेगा और मोर एंड मोर सोडियम विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। समझ रहे हैं, यही एक्चुअली फर्स्ट लॉ था। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट रीड करो, देखो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या, जो मैंने बोला वही लिखा है क्या। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा एक बार में, एक और बार रीड करना देखो। द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज का मतलब, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, वही Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन रहा है, ये तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। और दूसरी जगह क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बन रहा है, राइट। ये दो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब, जितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा। तो इसकी जगह, इस केमिकल रिएक्शन वर्ड की जगह यू कैन राइट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आल्सो, एक ही मतलब। हो सकता है कुछ बुक में स्टेटमेंट में वही दिया होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन या सब्सटेंस डिपॉजिटेड at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या जितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे ना इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ज्यादा ब्रेकिंग होगा, उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे और उतना ज्यादा Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव जाके अपने इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होगा। समझ में आ रहा है, जहां आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करी, ये रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस था। इसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए तो हमने इलेक्ट्रिसिटी दी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना रिडॉक्स रिएक्शन आपको कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं जो अपने आप हो रहे हैं, उन्हें हमें बस कनेक्ट करना होता है ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करना है, इसलिए हम उसको कनेक्ट कर देते हैं बाहर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। बट ये रिएक्शंस अपने आप नहीं हो सकते, दैट इज व्हाई वी आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। और जहां आपने इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ किया, ये रिएक्शन रुक जाएगा। नाउ नो मोर सब्सटेंस विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। एम आई क्लियर? ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लो पहले।
इसको आप मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और Q क्या होता है, आप लोग पढ़े हो Q, चार्ज। चार्ज के रेस्पेक्ट में भी करंट को बोल सकते हैं ना, बिकॉज करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम, राइट। तो आप चार्ज के टर्म्स में भी इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हो। चार्ज का यूनिट बोला पढ़े हो ना आप लोग फिजिक्स में, ठीक। सिर्फ स्टेटमेंट लिखना, इसके लिए ना मैं एक और आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट में किसी को डाउट, क्लियर है स्टेटमेंट? The amount of substance deposited at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. तो शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो। सानिया समझ में आ रहा है? ऐसा क्या आप लोग को फिजिक्स के कल आना, कुछ काम आया? हो गया, स्टेटमेंट लिख ली सर? लिखना, if W gram of the substance is deposited, if W gram of the substance is deposited, if W gram of the substance is deposited on passing Q coulombs of electricity, if W gram of substance is deposited on passing Q coulombs of electricity, then ये स्टेटमेंट, ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना, W is directly proportional to capital Q, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी से लाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं Z नाम का, ठीक है। नहीं पापा तो आपके पढ़ेंगे, पापा का सिंबल अलग होता है, K जैसा होता है, ठीक है। नीचे लिखना where Z is a constant, अगर ये लिखोगे ना भी पहले, फिर वो आएगा ना Z is a constant, W is equals to QZ लिखने के बाद where Z is a constant called chemical equivalent, is a constant called chemical equivalent, कांस्टेंट ये लगा सकते हैं, कांस्टेंट कोई भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल ही मतलब कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे Z असाइन किया है, नीचे लिखना इफ करंट ऑफ I एम्पियर, if current of I ampere is passed for t seconds, तो Q का वैल्यू क्या लिखेंगे, Q is equals to I is equals to Q by T होता है, तो Q क्या हो जाएगा, I into T। क्लियर है सबको? तो Q can be written as I into T। ये वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, ZIT आ जाएगा, W का फॉर्मूला W is equals to ZIT। यहां से आप Z को डिफाइन कर सकते हो, नहीं मतलब डेफिनेशन अगर मुझे निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, जनरली आप लोग जैसे कोई कांस्टेंट को डिफाइन करते हो तो क्या करते हो, सब वन पुट कर देते हैं, कभी क्या इस टाइप का कोई कांस्टेंट को डिफाइन, अगर आप I को 1 एम्पियर रख दो और 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो कराओ अपने इलेक्ट्रोलाइट में, तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, टाइम का मतलब 1 सेकंड हो जाएगा, तब जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वही Z होगा। अगर आप दोनों की जगह 1 रख दोगे तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, W होगी। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो Z को, Z is the amount of substance deposited when 1 ampere of current is passed for 1 second।
है W वेट है हाँ, W is the weight of substance which is getting deposited on the electrode. इन ग्राम तो आप इसके हाई ग्राम्स, तो आप इसको Z को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, है ना? तो नीचे लिखना if I is equals to 1 ampere, if I is equals to 1 ampere, if I is equals to 1 ampere and T is equals to 1 second, and T is equals to 1 second, then W is equals to Z. W is equals to Z. यहां से डेफिनेशन हो जाएगी इस लाइन में, therefore chemical equivalent of a substance may be defined as chemical equivalent of the substance may be defined as the weight of the substance deposited, weight of the substance deposited, weight of the substance deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second. When a current of 1 ampere is passed for 1 second. For 1 second. ठीक है, हाँ, 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक पास कराओगे तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, तो जितना ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ वही Z की वैल्यू है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई NaCl वाला एग्जांपल लेते हैं। Na पॉजिटिव, Na कैसे बन रहा है? बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? ये रिएक्शन हो रहा था Na का, Na पॉजिटिव और गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग Na, और इस तरह से Na डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन क्लियर है सबको, ये इक्वेशन बैलेंस भी है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 मोल Na को डिपॉजिट कराना है, 1 मोल Na का मतलब कितना ग्राम होगा Na का? 1 मोल Na का मतलब Na का कितना ग्राम होगा? थोड़ा मोल कंसेप्ट याद है? 23 ग्राम। मोलर मास ना, नहीं याद है क्या मोल कंसेप्ट? किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का मास उसका मोलर मास होता है, और वो निकालते कैसे हैं अपन? एलिमेंट का एटॉमिक मास, बस AMU की जगह ग्राम में लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 23 कैसे हुआ? सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है, ये तो पता है। हाँ, ये इसका एटॉमिक मास है, राइट? इसका मतलब होता है सोडियम का ओनली 1 एटम, मात्र 1 एटम, राइट? बट जब मैं बोलूं मोलर मास, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होती है, बस यूनिट में फर्क आ जाता है, ये AMU और ये ग्राम होती है, और इन दोनों में बहुत अंतर है, ग्राम और AMU में बहुत अंतर होता है। ओके, और इसका मतलब क्या है? इसके एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, और ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। देख लो कितना फर्क है। 23 AMU का मतलब ओनली 1 एटम था, बट 23 ग्राम में इतने सारे एटम है सोडियम के, है ना? क्लियर? और क्योंकि इसको अपन मोलर मास बोल रहे हैं, मतलब 1 मोल, क्लियर है? तो याद रहेगा ना, मोलर मास मतलब उसका एटॉमिक मास ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यूनिट चेंज हो जाती है। AMU में एटॉमिक मास होता है और ग्राम मतलब मोलर मास। क्लियर है सबको? अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 मोल Na डिपॉजिट कराना है, यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम मुझे अपने इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट कराना है, तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा? इस इक्वेशन के हिसाब से हर एक आयन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? एवरी 1 सोडियम आयन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर इसकी जगह फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैग्नीशियम होता, तब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लगते, यस और नो? डिस्चार्ज होने के लिए Na पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, Na बन जाएगा, बट Mg2 पॉजिटिव नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। एंड जब मैं Al3 पॉजिटिव की बात करूंगा तो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू गेट डिपॉजिटेड। समझ में आ रहा है तीनों कंसेप्ट में क्या बता रहा हूं? तो अब सोडियम के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए आई नीड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 एटम को 2 चाहिए होगा, 3 को 3 चाहिए होगा, तो इतने सारे एटम को इतने ही सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? जब यही स्टेटमेंट मैं इन दोनों के लिए लिखूंगा तो वो 2 मोल और 3 मोल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का,
है ना क्लियर? तो इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये तो पता होगा ना। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? आप इस नंबर को Na से मल्टीप्लाई कर दो। है ना क्लियर? समझ में आ रहा है पक्का? क्लियर है ना? ठीक है, तो आप चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन इतना था, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.022 into 10 to the power 20। मतलब बस यही दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 के पावर्स तो आपके ऐड हो जाएंगे, 23 minus 19 10 to the power 4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। समझ रहे हैं कितना? 9.9। ये जो भी अगर आप लोग कैलकुलेट करना सर, ठीक है, इतना कूलम, राइट? मतलब एक मोल Na यानी कि 23 ग्राम ऑफ Na को डिपॉजिट करने के लिए आई नीड टू गिव दिस मच ऑफ चार्ज। आई नीड दिस मच ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है ना? ये है इसका कंसेप्ट एक्चुअली। ठीक है, तो नीचे लिखना, अपन चार्ज और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नीचे लिखो, नोट करके लिखना, नोट। चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, charge carried by 1 mole of electron can be obtained by multiplying the charge present on 1 electron, multiplying the charge present on 1 electron with Avogadro's number, with Avogadro's number। ये लाइन समझ में आई सबको? हाँ, जो बताया भी वही लिखे हैं अपन। अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, विच इज 6.0/2। कैलकुलेट कर लो उसको, मल्टीप्लाई करो दोनों को, इन दोनों को, देखो कितना आएगा। अगर ना ये 10 to the power 4 है ना, मल्टीप्लाई भी कर दे, 10 को कैंसिल, 10 को हटाई दो पावर्स को, एक नंबर आएगा प्रॉपर। टोटल 10 to the power 4 होगा ना पावर, 23 minus 19 4 हो जाएगा 10 to the power 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर वो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 96 अप्रॉक्स बता दिया। उसके पहले एग्जैक्ट वाला क्या आया है? 96352 487 आना चाहिए। ठीक है, वो आया एक्चुअली। ये 1.6 भी एग्जैक्ट नहीं है ना, इसको हमने ये भी हमने नहीं, मतलब 10 to the power 4 मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली ये 1.6 भी एग्जैक्ट नहीं है ना, 1.6022 होता है। तो आप जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना उससे, तो एक्चुअली में वैल्यू आएगी आपकी 96487। इसको आप 96500 अप्रॉक्स कर सकते हो। 487 है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 96,500 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद नीचे लिख लेना, which can be approximated as 96,500 coulomb, 96,500 coulomb। Okay, and this is referred as 1 Faraday, and this is referred as 1 Faraday, and this is referred as 1 Faraday। क्लियर है? ये 96,500 कूलम को 1 फैराडे बोलते हैं शॉर्ट में। तो कहीं लिखा है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो समझ जाना 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है जी? हाँ,
क्वेश्चन देखो ये वाला, a solution of copper sulfate is electrolyzed। अपन जो लिए थे NaCl लिए थे इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ इसके इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes। 10 मिनट्स मतलब सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 600 सेकेंड्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड? W निकालना है। Z के जो दिए है क्या, आई की वैल्यू दी हुई है। Z तो मैंने जो गिवन उसको लिखो एक बार, क्या क्या गिवन लिखो। I दिया है। I is equals to 1.5 एम्पियर। इसका रिएक्शन क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ZIT रिएक्शन क्या होगा कॉपर डिपॉजिट का, Cu copper Cu पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके Q बनेगा। SO4 SO4 का जरूरत नहीं है, हमको तो बस कॉपर चाहिए ना, ठीक है। कॉपर आपका जब डिपॉजिट होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है, इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट डिपॉजिटेड, राइट। ये तो पहले कॉपर का इक्वेशन भी लिख लो और जो गिवन है लिखो। टाइम आपका 600 सेकेंड्स, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, टोटल चार्ज करंट दिया है ना, आप उससे चार्ज निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू IT करके करंट आपका दिया है 1.5 एम्पियर एंड टाइम दिया है आपका 600 सेकेंड्स। कितना आया, 900 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन में ना ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, अगर आप लोग क्वेश्चन तो नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसका एटॉमिक मास 63 ग्राम होगा, 63 यू हो जाएगा, या मोलर मास 63 ग्राम होगा। ठीक है, ये क्यों दिया है, अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है कि 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए यू नीड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। 1 मोल कॉपर यानी कि 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए यू नीड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे चार्ज, राइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम 1 फैराडे बोलते हैं, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम 2 फैराडे बोलेंगे। देखो यहाँ पे Z का वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन नहीं लगा सकते कि W इज इक्वल्स टू ZIT, समझ रहे हैं। यहाँ पे Z गिवन नहीं है, राइट, तो आप डायरेक्टली W इज इक्वल्स टू ZIT फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बट हमको इक्वेशन तो पता ना कि इक्वेशन क्या है। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब कॉपर बनेगा, यानी कि 1 मोल ऑफ कॉपर आयन टेक्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट डिपॉजिटेड, और 1 मोल का वैल्यू होता है 63 ग्राम। जैसे सोडियम का 23 था, वैसे ही कॉपर का कितना होता है 63। हम हालांकि कॉपर तक पढ़े नहीं है एटॉमिक मासेस, बट हमें पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है, तो उसके डबल से ही थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो 63 उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, 29 का डबल 58, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 63 होता है। क्लियर ना। तो अब इसी से अपन आगे बढ़ेंगे। आपने टोटल चार्ज निकाल लिया, आपने दिया तो इतना है ना, आपने सप्लाई कितना चार्ज किया है, बस 900, मात्र 900, जबकि 63 ग्राम को करने के लिए ही आपको 2 × 96,500 कूलम चार्ज देना था। तो अपन यही से चालू करेंगे कि 2 × 96,500 कूलम में 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। समझ रहे हैं? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया, ये इक्वेशन से ही आया है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट रजकता पक्का। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इतना चार्ज से इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। आपके पास तो सिर्फ 900 कूलम चार्ज ही था, तो 1 कूलम से कितना होगा, तो आप इसको डिवाइड कर दो 63/2 × 96,500 यूनिटरी मेथड, और 900 के लिए आप क्या करोगे, 900 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसी नंबर 63/2 × 96,500 × 9। समझ में आएगा क्या किया हमने। हाँ, फिर से रिपीट करूं एक बार। हाँ सर, क्वेश्चन में हमें
क्या बोला है कि आपने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में 600 सेकेंड्स तक 1.5 एम्पियर करंट पास कराया। दैट मींस यू हैव पास्ड दिस मच ऑफ चार्ज। क्लियर? ये क्लियर है? चार्ज डायरेक्टली अगर हम निकाल सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू I इंटू T करके, तो हमने इतना चार्ज सप्लाई किया अपने इलेक्ट्रोलाइट में, राइट? नाउ अब पूछ रहा है कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा कैथोड में, कितने टाइम पे? 600 सेकेंड में। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बनाया कि कॉपर टू पॉजिटिव आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब कॉपर बनता है, जस्ट लाइक मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन भी Mg2 पॉजिटिव था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब Mg बनेगा। In the same way, copper 2 positive needs 2 electron to become C। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको 1 मोल कॉपर एटम चाहिए, यानी कि 63 ग्राम कॉपर एटम चाहिए, तो यू नीड टू सप्लाई 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पूरे स्टेटमेंट को मोल में कन्वर्ट कर दिया। आई हैव गिवन 1 मोल ऑफ कॉपर आयन, मुझे 1 मोल कॉपर एटम बनाना है, तो मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी अपन निकाले, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज होता है, तो 2 मोल का 2 इंटू फैराडे कर देंगे। समझ में आया? तो अब इसके अकॉर्डिंग इतना चार्ज दोगे तब 63 ग्राम डिपॉजिट होगा। ये 63 भी समझ में आना कहां से आया? 1 मोल ऑफ कॉपर का मास होता है, क्लियर? 1 मोल ऑफ कॉपर का मास, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल का मास, उसका एटॉमिक मास होता है इन ग्राम। ये लाइन समझ गई जो मैं बोला इतना लंबा? किसी भी एलिमेंट का मोलर मास उसका एटॉमिक मास ही होता है, बट इन ग्राम। तो कॉपर का एटॉमिक मास 63 यू होता है, तो उसका मोलर मास 63 ग्राम हो जाएगा। और मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, ये 1 मोल ही है 63। अब ये यहां तक क्लियर है सबको? तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना चार्ज, इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट कर रहा है, तो 1 कूलम इतना कॉपर डिपॉजिट करेगा। हमारे पास 900 कूलम हमने सप्लाई किया है, तो हम इतना डिपॉजिट करेंगे। क्लियर है? यही तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा डिपॉजिशन होगा। तो पहले हमने निकाल लिया कि कितना चार्ज हमने दिया है, और फिर यूनिटरी मेथड करके निकाल लिया कितना। अब डिपेंड करेगा ना कि कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो, यही अगर मैंने Na पॉजिटिव लिया होता फॉर एग्जांपल, तो उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो 23 ग्राम 1 मोल में डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे 63 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट अगर मैंने सोडियम लिया होता तो उसका 23 ग्राम 1 मोल में डिपॉजिट हो जाता। तो 900 कूलम में इससे ज्यादा डिपॉजिशन होगा सोडियम का। समझ में आ रहा है? मतलब ये मत सोचना कि इसके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके पास दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे एग्जांपल, आपके पास NaCl है, आपके पास कॉपर सल्फेट है, और मैंने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 2 सेल्स हैं, दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और दोनों में सेम करंट जाएगा। ऑब्वियसली अगर सीरीज में तो दोनों में करंट सेम जाने वाला है। तो ये मत सोचना कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसके पास NaCl है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा, बट इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपॉजिट होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों में बराबर आ रहे हैं, तो इनका कम मास डिपॉजिट होगा, इनका ज्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इनके ज्यादा एटम एटम डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड में कंपैरेटिवली इनके, क्योंकि इनके एक आयन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बट इनके एक आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे डिपॉजिट होने के लिए। और आपने दोनों को सेम ही करंट दिया है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज इज फ्लोइंग ऑन बोथ द सेल्स। मैं क्लियर? नोट कर लो उसको, इसका आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है। 1/3.75 उसको और सॉल्व करो, पॉइंट में आंसर आएगा फाइनल। 1/375 करेंगे तो 0.375 हो जाएगा। आंसर 0.2938 ग्राम आएगा। 0.2938 ग्राम विल बी द आंसर। एक बार और देख लो क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। सानिया, हर्षा, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अभी नोट कर लो उसको जल्दी से।
वो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके लोग कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी सॉल्व है ना? कुछ नहीं सर, बहुत सारे पूरे ही ऑलमोस्ट मेरे पे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का गलत सेक्शन दिया है। हो गया, आगे बढ़े। समृद्धि दोनों समझ में आ गया ना? साधना चलो आगे बढ़े। आपका हो गया इधर क्रिश। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो इसको पढ़ो। If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? हाँ, और ये केमिस्ट्री में दिया हुआ है, कैसे मैंने क्वेश्चन लिखा। If a current of 0.5 ampere, देखो क्या क्या गिवन है, करंट गिवन है आपको 0.5 एम्पियर, flows from metallic wire for 2 hours. 7200 सेकंड। हाँ, 2 hours मतलब आप इसको सेकंड में जब कन्वर्ट करोगे तो 2 into 3600 seconds यानी कि 7200 seconds, ठीक है। Then how many electrons would flow through the wire? कैसे निकालेंगे इसको? कूलम में कन्वर्ट कर देंगे और उसको इलेक्ट्रॉन के पास से डिवाइड कर देंगे। आप पहले टोटल चार्ज निकाल लो, मल्टीप्लाई करेंगे ना, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80। टोटल चार्ज निकाल लो, कितना आएगा? हाँ, आधा कर लोगे ना वापस। अभी आपने डबल किया, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आधे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वापस से वो 36 मतलब 3600 आ जाएगा कूलम, राइट। अब इतना कूलम एक्चुअली आपने चार्ज सप्लाई किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, आप उससे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखो इसको इस तरीके से लिखना कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है ना? ये सही लिखा हूं? यस सर। इतने कूलम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम का मतलब 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 36 के लिए 3600 के लिए आप 3600 मल्टीप्लाई करें, 3600 is equals to 3600 upon 1.6 into 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आंसर 10 to the power माइनस में नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना? आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, 0 पॉइंट इतना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, राइट? आपका आंसर 2.25 into 10 to the power 22 electrons. 2.25 into 10 to the power 22 electrons. ये प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहे हो कि क्वेश्चन? हाँ, ये तो बाद में पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। तो पीडीएफ से भेजेंगे ना? भेज दो। डन। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन हाँ होगा, ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड है। इसके पहले जो अपन किए थे ना वो एनसीईआरटी का सॉल्व था। एनसीईआरटी में ना पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल दिया हुआ है, बाद में इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया। हाँ वही बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, बाद में इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मेरी जो पुरानी बुक है इलेक्ट्रोलिटिक है, प्रदीप ने भी पहले इलेक्ट्रोलिटिक बाद में इलेक्ट्रोलिटिक। मेरी बुक भी पुरानी। चलो आगे बढ़े, एक क्लास की क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी हो जाएगा। देखो, कंसीडर रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे दिया है, ये कौन सा आयन होता है? Cr2O72 नेगेटिव टाइप हो गया।
पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम सुने हो? हाँ सर। K2Cr2O7 नहीं सुने तो अब याद रखना, क्योंकि ये बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो विल यूज दिस वेरी ऑफन, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा, ठीक है। ये इसके साथ एक और होता है KMnO4, दिस टू आर वेरी पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ओके, तो इसी का ये आयन है, डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 8H2, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्या बोला है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। अगर आपको डाइक्रोमेट आयन 1 मोल चाहिए तो कितना इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम प्रोवाइड करना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन तो एक अकेला आयन ले रहा है, आपको तो 1 मोल चाहिए ना। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है सबको कि एक क्रोमेट आयन को 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक क्रोमेट आयन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो आपको तो एक मोल चाहिए ना, तो 1 into 6 यानी कि 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। सही आंसर है। ठीक है, मतलब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप इसको अभी मॉलिक्यूल के टर्म्स में लोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 आयन नीड्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो उसको भी 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे एक मोल के लिए पूरा। हाँ? देखो एक क्रोमेट आयन को 6 इलेक्ट्रॉन जब लेता है ना तब जाके ये Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो अब ऐसे मेरे पास अगर 1 मोल होगा, आप इस पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 6 फैराडे। आपको बस 6 into 96,500 करना है, तो ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो इसको नीचे लिखना, फ्रॉम द रिएक्शन, ये तो स्टोइकोमेट्री होती है जो आप लोग 11th में पढ़े, ये इक्वेशन रीड करके समझना कि 1 मोल को कितना चाहिए, तो स्टोइकोमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रॉम द रिएक्शन 1 मोल ऑफ Cr2O7 negative requires 1 mole of Cr2O7 negative requires 6 Faraday charge, 6 Faraday charge, या 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को फैराडे ही बोलते हैं, है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फैराडे बोलते हैं, तो आप 6 फैराडे बोल दो, ठीक है। दैट इज 6 into 96,500, आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। समझ में आ रहा है क्या पूछा है, हम क्या निकाल रहे हैं? 579,000। 579,000, ठीक है। 579,000 कूलम, यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। डन। नेक्स्ट वाला, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट क्लियर है सबको? जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे मोर एंड मोर सब्सटेंस या मोर एंड मोर मास ऑफ सब्सटेंस विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड। ये सेकंड लॉ अभी मैंने बीच में समझाया था कि अगर इनके पास एक सेल है NaCl वाला और आपके पास है कॉपर सल्फेट वाला, और मैं दोनों में अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता हूं तो दैट डजंट मीन कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। वो डिपेंड करेगा कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपॉजिट होने के लिए और इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपॉजिट होने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The amount of different substance liberated by the same quantity of electricity, यहाँ तो समझना है, different substance same amount of electricity। अभी तो मैंने बोला ना कि इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड by the same quantity of electricity passing to the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। पूरा एक्चुअली में स्टेटमेंट का मतलब यही है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनका डिपॉजिट होगा और कितना इनका डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा इनके
इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट से। इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ दैट मेटल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। मतलब इनके पास है सोडियम आयन और इनके पास है कॉपर आयन, दोनों के पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में हम सेम दे रहे हैं। तो कितना डिपोजिशन होगा वो डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, ब्रैकेट में देखो उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास को हम डिवाइड कर देते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। जैसे सोडियम एक कैटायन है, कॉपर भी एक कैटायन है, इसको रिड्यूस करने के लिए आई नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बट टू रिड्यूस दिस आई नीड 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? इसका एटॉमिक मास 23, इसका एटॉमिक मास 63, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 23/1 और इसका इक्विवेलेंट वेट 63/2। समझ रहे हैं? अगर दोनों में सेम करंट जा रहा है तो द सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी, द सब्सटेंस जिसको अपन W बोलते हैं, द सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इक्वल टू नहीं बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितना करंट पास हो रहा है। दोनों लॉ को अगर अपन एक साथ पढ़ेंगे तो जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा दोनों की सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे, बट बराबर नहीं होंगे। ये चीज याद रखना कि आप लोग सोचो कि सर करंट तो सेम दे रहे हैं तो सेम डिपॉजिट होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि इनको कम करंट में ज्यादा डिपॉजिशन कर लेंगे ये, और इनको ज्यादा करंट लगेगा उतना ही डिपॉजिट कर लेंगे। क्लियर है? तो कोई भी सब्सटेंस का हम इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकाल सकते हैं, atomic weight of the substance divided by number of electron it requires for reduction। ऐसे एल्यूमिनियम होता तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 हो जाता, बिकॉज Al3 पॉजिटिव को Al में रिड्यूस करने के लिए भी नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स। है ना क्लियर? जैसे अभी क्रोमेट देखा हमने, क्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे थे, है ना? कैसे पता चला 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? आप लोग थोड़ा बहुत रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो ना, वहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते थे। आप देखो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ कितना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का? Cr2O7 2 नेगेटिव है, राइट? लेट इट बी x, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बी x, तो 2x प्लस इसका -2 ले लेते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन लगभग हर जगह -2 होता है एक्सेप्ट इन परऑक्साइड, परऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता ऑक्सीजन का, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हम पढ़ते थे जब हम रूल्स पढ़ते थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो 2x इसका हो गया और इसका ले लेते हैं 7 × -2, डायरेक्टली -40 लिख दूं क्या? ठीक है, -40 इज इक्वल्स टू -2। ओवरऑल चार्ज क्रोमेट आयन का कितना है? -2। ये समझना, ये -2 यहां से नहीं आया ना, ये -2 ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? ये -2 तो ओवरऑल इस आयन का चार्ज है, ठीक है, जो अपन ने जिसको उससे इक्वेट कर दिया। नाउ 2x इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा ना, +14 -2 12, तो x कितना आ गया? +6। मतलब ये आपका +6 है यहाँ पे और ये +3, राइट? समझ आ रहा है? इसलिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए +6 से +3 होने के लिए। +6 से +3 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन में हो सकता है, बट 2 क्रोमियम है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। समझ रहे हैं ना? एक क्रोमियम को +6 से +3 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। समझ रहे हैं ना? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, +6 से +5 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो वो +5 से +4 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो +4 से +3 हो गया। ऐसा एक क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन लगा, हमारे पास 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। समझ में आया कैसे आया 6 इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन में तो वैसे ही 10 हो जाना कि 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। हाँ ठीक है, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है ना। ये आप लोग बैलेंस करना सीखते थे रिडॉक्स रिएक्शन को 11th क्लास में, कि कैसे अपन 2 मेथड होते थे ना, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड और एक आयन एक्सचेंज मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। उस 2 मेथड से हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे। हाँ, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आपको H पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड किया मतलब ये एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लो, लिख लीजिए क्या? लिख लो उसका स्टेटमेंट।
ये फैराडेज लॉ का क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी के आज भेजूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करना, ये ऐसे चार्ज वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। हो गया, आज वो नहीं आए थे आदित्य। वो तीन चीजों में बोल रहा है, यही तीन चीज मेन है ना इस पूरे लॉ, बाकी सब तो इंग्लिश इंग्लिश यूज किया है और कुछ नहीं। अगर आप दो अलग अलग सब्सटेंस में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, the substance deposited will be directly proportional to the chemical equivalent weight, which can be calculated as given in the bracket. And एक एग्जांपल लिखना इसके लिए, फिर अपन एंड करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल if AgNO3 and CuSO4, if AgNO3 and CuSO4, if AgNO3 and CuSO4 solution are connected in series, then नीचे में लिखना, एक इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, देखो नीचे न्यूमरेटर में रहेगा मास ऑफ Ag deposited अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू, अब देखो आपने ऊपर Ag डिपॉजिटेड लिखा है तो ऊपर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag आएगा, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag divided by equivalent weight of copper. और ये डेफिनेशन आप लोग इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन लिख लिए ना ब्रैकेट में, एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू रिड्यूस इट, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ देना अपन, उसको नेक्स्ट बात करते हैं, सेम करंट जाएगा, ठीक है। हमारा वो करंट की सीरीज में कनेक्टेड है, हाँ ठीक है। हाँ चलो, ये एक्चुअली एक सेल है, एक्चुअली आप लोग सेल्स को कनेक्ट करते हैं ना एक साथ सीरीज में ताकि बैटरी बन जाए, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एक तरह का सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हाँ, एक हेडिंग डाल के छोड़ देना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ देखो, आप दोनों को अगर इक्वल प्रोपोर्शनल का स्टेटमेंट लिखोगे, दोनों का फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, और जब दोनों को डिवाइड करोगे दोनों के कांस्टेंट कैंसिल और कुछ ऐसा होगा। पहले आप एक के लिए लिखो वो स्टेटमेंट जो अपना लॉ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, इक्वल टू के, वैसे उसके लिए भी करेंगे तो वो कैंसिल होगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले कि अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एनोड में क्या मिलेगा, कैथोड में क्या मिलेगा। तो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना कि अगर मॉल्टन स्टेट में तो दिक्कत नहीं है, वही दो आयंस होंगे, पर जहां एक्वस स्टेट होगा तब आपके पास आयंस बढ़ जाएंगे, वाटर के भी दो आयन और आ जाएंगे। जैसे NaCl मॉल्टन है तो दो ही आयन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बट मैंने अगर एक्वस NaCl लिया तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी बढ़ेंगे। तो अब कौन कैटायन में जाके डिपॉजिट होगा, कौन एनायन में डिपॉजिट होगा, वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आगे जाके ना आपके वो जो कल आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे ना,
R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वो सब इसमें